हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ एट होम। तो अभी जो ये पैंडेमिक वाली सिचुएशन है और हम सब देख ही रहे हैं कि घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन है, ऑल एवरीथिंग इज देयर। बट आज जो हमारा यहाँ पे मिलने का इंटेंशन है, जो खास मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो बिकॉज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई है जहाँ अभी हम घर पे बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स ने ट्वेल्थ का एग्ज़ाम अपियर किया है, आगे क्या करें और क्या ना करें। ये टाइम यूजुअली ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि अब हम करें क्या, ट्वेल्थ हो चुका है, करियर ऑप्शन सिलेक्ट करने का ये टाइम है। और एज ए स्टूडेंट जिन्होंने अभी ट्वेल्थ कंप्लीट किया है, जस्ट एग्ज़ाम दिया है, या जो अभी कॉलेज में हैं और भले उन्होंने ट्वेल्थ के बाद इमीडिएटली कुछ करने का नहीं सोचा, बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सेफ खेलते हैं कि चलो पहले एक साल कॉलेज का निकाल लेते हैं, सेट हो जाते हैं, उसके बाद कुछ करियर का सोचेंगे। दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग। आप अपनी कन्वीनियंस पे भी काम कर सकते हैं, नॉट एन इशू। लेकिन अभी काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं घर पे बैठ के कि हम अपना करियर किस फील्ड में बनाएं। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास रेगुलरली आ रहे हैं, बिकॉज यू नो हमारे जो यूट्यूब चैनल है, नाउ दिस इज इंचिंग टूवर्ड्स अ फैमिली ऑफ 2000 मेंबर्स। तो ये ग्रुप बढ़ता जा रहा है और आप सबके पॉजिटिव रिस्पॉन्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं। और आई एम श्योर जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जितना भी पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा, बिकॉज कमेंट्स में भी डाउट सॉल्विंग हो रहा है, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे पर्सनली भी मैसेज करके बात कर रहे हैं। तो यू नो इट इज़ अ वेरी गुड रिस्पॉन्स और मैं आप सबको इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस जो आज इस वीडियो की है वो आपके लिए। मैं आपसे सिर्फ यही बात करना चाह रहा हूँ कि जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद आप करियर ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत क्रूशियल होती है। अभी जो आप डिसीजंस लेंगे वो आपको आगे लाइफ टाइम तक अपने साथ कंटिन्यू करने हैं। ये आप जानते हैं, सब भारी भारी बातें आप बहुत सुन चुके हैं और ये ट्रू है, ये करेक्ट है, बिकॉज इस पॉइंट पे ही आपको डिसाइड करना है कि आगे रास्ते बहुत सारे हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स को ना पता ही नहीं होता है, उनको लगता है दो तीन ही तो ऑप्शन है, क्या करना है मुझे, ये नहीं करना वो नहीं करना। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास। और जब मैं एक ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि जिस बच्चे ने अभी ट्वेल्थ कंप्लीट किया, एग्जाम दिया, उसके पास कितने रास्ते हैं, तो अगर मैं जब उस रास्ते पे खड़ा था ना, तो मैं तो कंफ्यूज ही हो गया था कि यार ये करूँ या वो करूँ, इतने सारे तो ऑप्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे, ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस है नहीं। आप क्या करना चाहते हैं, थोड़ा आपको उसके बारे में पहले रिसर्च करना पड़ेगा। दो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे किसी भी एक फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए, कि किस बेसिस पे, किस पैरामीटर पे डिसाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, किस कोर्स की पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे डिसाइड करें। दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज जो मैं पर्सनली प्रायोरिटी मानता हूँ, लोग मना करते होंगे या इसके अगेंस्ट डिबेट करते होंगे, तो दैट इज ओके। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको कोई काम करने में मजा नहीं आता है या आपको कोई काम समझ में नहीं आता है, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, सीखने से पहले ही आप ये बोल रहे हैं नहीं समझ में आता है, तो बात गलत है। ठीक है, अब कोई मेडिकल करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, बोले मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन सी दवाई देनी होती है, तो पहले डॉक्टर बनोगे तो पता चलेगा ना, वो एक बात अलग हो गई। लेकिन अगर आप किसी चीज के लिए पैशन रखते हैं, कोई काम करने में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ही आप वो काम अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं और आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, थोड़ा बेसिक आपने मालूम कर लिया है कि हाँ ये काम मैं कर पाऊंगा, तो पूरे इंटरेस्ट के साथ करना जरूरी है। तो पहली चीज है आपका विल, आपका डेडिकेशन और आपका इंटेंट, उसके बिना तो काम होने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरा पार्ट है कि जो भी चीज आप कर रहे हैं, फाइनेंशियली उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उसका फ्यूचर क्या है, ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, तो आप उसको टोटली डिनाई नहीं कर सकते। तो दोनों चीजों का एक बैलेंस बनाना है कि हाँ ये काम ऐसा है कि जिसमें मेरा एक फ्यूचर है। आज अगर मैं इतने से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं इतने लेवल तक जा सकता हूं, और वो एक तरीके से एंडलेस है, मतलब जितना भी मैं मेहनत करना चाहूँ मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो एक तो ग्रोथ होनी चाहिए, और दूसरा उस काम में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और आपको वो काम अच्छा लगना चाहिए। जब तक आप अपने काम को पसंद नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते, तब तक आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट, ये आपको ध्यान रख के चलना है। तो इसी बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। ठीक है, इनमें से हम सारे तो यहाँ पे अभी कवर नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले जो करियर ऑप्शन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, दैट इज रिगार्डिंग कंपनी सेक्रेटरी प्रोग्राम। ठीक है, मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि मैं खुद इसके बारे में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, लास्ट ऑलमोस्ट 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैं एक डेकेड कंप्लीट करने जा रहा हूँ इस फील्ड में। और लास्ट 9 ईयर्स से हम कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स को सूरत में, गुजरात में यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं बच्चों ने, ऑल इंडिया रैंक्स अचीव किए हुए हैं, और मोर देन 100 जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक अचीव किए हुए हैं।
हमारे यहाँ गुजरात लेवल पे, सूरत लेवल पे, सिटी लेवल पे टॉपर्स आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैं इससे कनेक्टेड हूँ, मैं खुद कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैं खुद स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ के लिए, तो मैं इसके बारे में डिटेल में जानता हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि जब ऑनलाइन में अभी बात कर रहा हूँ बच्चों से, यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे बात कर रहा हूँ, तो मुझे इंडिविजुअली लोग मेरा नंबर ढूंढ के गूगल से, यूट्यूब से मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर रहे हैं कि सर ये सीएस के कोर्स के बारे में हमें बताइए, अभी 12th अपीयर किया है, सीबीएसई में कुछ पेपर बाकी भी है, ऐसी भी कुछ सिचुएशन है, आगे कैसे प्लानिंग करें। तो मैं सबको इंडिविजुअली रिप्लाई कर रहा हूँ, सेम जवाब दे रहा हूँ। इससे अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ऐसे फेस टू फेस ही एक बार बात कर लूँ कि सबको एक मैसेज कन्वे हो जाए, इवन आपको ये मैसेज किसी को पास ऑन करना हो तो भी आप कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सीएस के बारे में मैं आपको गाइड कर दूं। और यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ जो एक स्टूडेंट को चाहिए, क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं इंक्वायरी के लिए। आई नो कि आपके मन में जनरली क्या सवाल होते हैं, क्या मिथ है आपके दिमाग में कि जो चीज़ यू आर अज्यूमिंग कि हाँ ऐसा हमने सुना है, तो ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपनी सेक्रेटरी प्रोग्राम। तो सबसे पहले सीएस जो है कंपनी सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी वर्ड से लोग इसके बारे में मिसजज कर लेते हैं कि सेक्रेटरी मतलब जो असिस्टेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, नोट्स बनाता है, जेरोक्स निकलवा के लेके आता है, पोस्ट करने जाता है। प्यून नहीं है भैया। कंपनी सेक्रेटरी जो है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, इट इज़ अ प्रोफेशनल प्रोग्राम। सीएस इंस्टीट्यूट, आईसीएसआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आईसीएसआई, is an institute which is set up because of an act which has been passed in the parliament itself. कंपनी सेक्रेटरीज का एक्ट है 1980 का, पार्लियामेंट में पास हुआ है और उसके बेसिस पे एक नेशनल लेवल का जो इंस्टीट्यूट है वो सेटअप किया गया है। ठीक है, और ये इंस्टीट्यूट डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के कंट्रोल में है, या उनका एक एक्सटेंडेड आर्म है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और इसको सेटअप इसलिए किया गया क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर अगर इंडिया में एग्जिस्ट करेगा तो उसकी बैकबोन है आईसीएसआई, उसके साथ साथ चलता है और उसके बेसिस पे ही कंपनीज इंडिया में काम कर पा रही हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये एक नेशनल लेवल कोर्स है, प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है, दूसरा, अगर आप ये डिग्री कंप्लीट करते हैं तो यू आर इक्विवेलेंट टू अ मास्टर्स डिग्री होल्डर। आप इसके बाद डायरेक्टली पीएचडी या एमफिल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट एज वेल, और ये आप वहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एज अ 12th क्लियर्ड स्टूडेंट, ठीक है, आपके लिए यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं, क्यों सीएस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये कोर्स जो है एकेडमिकली, मतलब जो एग्जाम्स अपियर करनी है ना, यू कैन कंप्लीट दिस इन लेस देन 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स के अंदर अंदर आप इसको पहले अटेम्प्ट में पास करते जाएं। आपका 12th खत्म होने के बाद मैक्सिमम 2.5 साल लगेंगे, आप उसमें सीएस कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर आप पास नहीं होंगे, 6-6 महीने एड ऑन होता जाएगा और आपने 4 साल लगा दिए तो आप मुझे ब्लेम करेंगे, सर आपने 2.5 साल बोला था। अरे भाई 2.5 साल बोला था, जब आप एक एक लेवल क्लियर करते जाएंगे टाइमली और डेडिकेटेडली, अगर आप अटेम्प्ट लगाते जाएंगे तो वो 6 मंथ्स एड ऑन होता जाएगा। तो 2.5 साल के अंदर मिनिमम 12th के बाद कोई भी स्टूडेंट इसको कंप्लीट कर सकता है। आप फर्स्ट ईयर में हैं कॉलेज के, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो भी आपके पास ये ऑप्शन ओपन है। आपने 12th आर्ट्स में किया हो, साइंस में किया हो, कॉमर्स में किया हो, आपके पास सीएस का ऑप्शन अवेलेबल है। 12th के परसेंटेज मैटर नहीं करते। ठीक है, इसमें सिर्फ क्लियर करना जरूरी है, 12th के परसेंटेज कितने आए वो मैटर नहीं करता है। अच्छा, इसकी कोई कॉलेज नहीं होती है कि लोग पूछते हैं सीएस कर रहे हो, अच्छा कौन सी कॉलेज से कर रहे हो, सीए कर रहे हो, कौन सी कॉलेज से कर रहे हो। ये क्वेश्चन आपने सुना भी होगा कितनी बार मजाक में, मुझे भी लोग पूछ चुके हैं। ऐसा नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं होता बेचारे पूछ लेते हैं कि यार कहाँ से कर रहे हो, कौन सी कॉलेज से कर रहे हो। तो एक्चुअली में ये कॉलेज से करने वाली चीज़ नहीं है, नेशनल लेवल कोर्स है। आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जैसा हो गया। आपको एग्जाम अपियर करने जाना होगा, जब आपका एग्जाम ड्यू होगा, आपके सिटी में ही एग्जाम सेंटर्स अलॉट होते हैं, तो कहीं बाहर जाने की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स अब आईसीएसआई बढ़ाता जा रहा है एवरी ईयर, तो आपके सिटी में भी होपफुली एग्जाम सेंटर होगा ही होगा। वो लिस्ट भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। तो ये चीज़ है कि सीएस का जो एग्जाम है वो नेशनल लेवल का है, एक ही दिन पे एक ही समय पे सेम पेपर जो है वो रखा जाता है पूरे इंडिया में, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पेपर चेकिंग होगा, रिजल्ट आएगा, सब एक साथ होगा। तो नेशनल लेवल का एग्जाम है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। 2.5 साल में खत्म होगा। फर्स्ट लेवल जो है उसको हम बोलते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, CSEET। पहले बोलते थे फाउंडेशन, वो बंद हो चुका है। ठीक है, अब जो आया है उसको हम बोलते हैं CSEET, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। अब ये भी डिबेटेबल है, सर फाउंडेशन अच्छा था या एंट्रेंस टेस्ट अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ जो आया है ना नया, वही अच्छा है, क्योंकि जो था वो वैसे भी था।
अब नहीं है, ठीक है। तो एंट्रेंस टेस्ट, एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन in place of foundation because the duration has been reduced, the syllabus has been reduced, and the exam pattern is also very student friendly. It is MCQ based exam. You don't need to write anything in the exam. आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर सेंटर्स होंगे यहाँ पे आपके सिटी में, वहां पे जाके आपको एग्जाम कंप्यूटर्स पे अपियर करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर सिलेक्ट करना है, सबमिट कर देना है, लिखना नहीं। तो पहला लेवल तो आपका वहीं निकल गया। Ideally, you need only 30 to 40 days to prepare for this exam. Ideally, it is entrance exam, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। फाउंडेशन के लिए दे वर प्रोवाइडिंग यू 6 months 8 months, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था। एक्चुअली में उतना सिलेबस नहीं था कि 8 महीने वेट करना पड़े, 6 महीने वेट करना पड़े। बट एक स्टूडेंट जो अप्रैल में बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट करता था वो दिसंबर में देता था फाउंडेशन यूजुअली, तो उस इतना टाइम गैप आ जाता था। अब वो एग्जाम आप बोर्ड खत्म होते ही मई में दे सकते हो, जुलाई में दे सकते हो, नवंबर में भी दे सकते हो, और उसके बाद जनवरी में भी दे सकते हो। साल में 4 बार है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ जल्दी खत्म करने को मिलेगी। जैसे ही आपका फर्स्ट एंट्रेंस लेवल कंप्लीट होता है, आइडियली यू कैन अपियर फॉर सेकेंड लेवल विद इन नेक्स्ट 6 months उन्होंने अलाउ किया है, बट यू नो दैट टाइम इज इनसफिशिएंट। एज अ ट्यूटर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे पढ़ाने में ही वो टाइम कम पड़ जाएगा, बिकॉज सेकेंड लेवल जो है एग्जीक्यूटिव है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 पेपर्स। एंट्रेंस टेस्ट में है 4 पेपर, 50 मार्क्स का एक पेपर, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम। उसमें से आपको 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, ओनली 100 मार्क्स लाने हैं एंड यू कैन क्लियर दी एग्जाम। और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग कहीं कहीं होता है, इस लेवल पे नहीं है। तो आपने एंट्रेंस क्लियर किया। सेकेंड लेवल जो आपका है उसमें 8 पेपर है। उन्होंने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। तो उसको मॉड्यूल बोला जाता है। तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 में 4 पेपर, मॉड्यूल 2 में 4 पेपर। अब ऐसे करके डिवीजन है, 100 मार्क्स के पेपर हैं। 3 पेपर्स एमसीक्यू पैटर्न से होंगे विथ नेगेटिव मार्किंग, बाकी के 5 पेपर्स जो है वो सब्जेक्टिव होंगे, आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो जो लॉ वाले सब्जेक्ट्स हैं, अब यहाँ पे मेन चीज ये है, सीएस में और सीए में और सीए में, ये 3 कोर्सेज है, सीए, सीएस एंड सीए में। जनरली 3 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच में स्टूडेंट्स भयंकर कंफ्यूज होते हैं और कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आता कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं। ऐसे रैंकिंग बना लेते हैं कि सीए सबसे टफ है, फिर सीएस है, फिर सीएमए है, या फिर वैल्यू के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तीनों इंस्टीट्यूट्स अपनी जगह इंडिपेंडेंट है, इक्विवेलेंट है। हाँ, तीनों का वर्क स्कोप और तीनों का बोलते हैं डायरेक्शन ही अलग है। आप एक सीए और सीएस को कंपेयर क्यों करते हो और कैसे करते हो, मुझे तो नहीं समझ आता, क्योंकि मैंने तीनों किया हुआ है। फ्रैंकली मैंने सीए, सीएस और सीए में तीनों की डिग्रीज कंप्लीट की है, तो मुझे उसका सिलेबस भी पता है, मुझे उसका वर्क स्कोप भी पता है, और मैंने तीनों परस्यू किया एज ए स्टूडेंट। मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो एक ही तो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों के सब्जेक्ट्स पूरे अलग जाते हैं। अच्छा, एक डिग्री अचीव करने के बाद जो काम तीनों लोग करते हैं वो भी अलग अलग है, और एक कंपनी में तीनों लोगों की जरूरत भी होती है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं कि एक होगा तो दूसरे की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीएस में मेजरली जो एक मिथ है स्टूडेंट्स में, थियरी अच्छा लगता है तो सीएस ले लो, प्रैक्टिकल अच्छा लगता है तो सीए ले लो। ये बात कुछ एक्सटेंट तक ठीक हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि सीएस में आपको रट्टा लगाना पड़ता है और सीए में आप प्रैक्टिकल सम भी सॉल्व करते रहते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद सीए किया तो उसमें भी कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है, उसमें भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट भी है, सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट लॉ भी आ चुका है। वो चीज़ सारी अब सीएस में भी है, पहले से थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको पढ़नी तो है ही। तो जब आप सीए का कंपनी लॉ का पेपर लिखेंगे तो क्या आपको प्रोविजन याद नहीं रखने पड़ेंगे? अच्छा, सीएस में जब आप टैक्स और अकाउंट्स और कॉस्टिंग के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का एप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा? तो ये दोनों जगह होने वाला है। वेटेज का थोड़ा फर्क है। सीए में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज उनको पता है कि एक सीए प्रैक्टिस में जाने के बाद अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, वो उसके कोर सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, वो उसमें प्रैक्टिस करेगा। और जब एक कंपनी सेक्रेटरी की बात है, वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो अपनी जो है कंप्लायंस का काम है। एक कंपनी जब उसको हायर करेगी तो वो ये देखेगा कि एक सीएस के पास कंप्लायंस के लिए क्या क्या काम आएगा। तो उसको ध्यान रखना होगा कि जितने भी मैटर्स होते हैं, रेगुलेटरी मैटर्स, जैसे एक कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी एक्ट 1992 फॉलो करना है, सेबी के रेगुलेशंस 50 होते हैं वो फॉलो करने हैं। तो ये सब हो रहा है फॉलो या नहीं, कौन ध्यान रखता है? वो काम एक कंपनी सेक्रेटरी का होगा एक कंपनी में, टू चेक आउट द कंप्लायंसेस दैट आर टू बी फॉलोड बाय दैट कंपनी एंड वेदर दे आर बीइंग फॉलोड और नॉट। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं उस सीएस को ध्यान में रखनी होंगी उसकी कंपनी के लिए। उसी बात की उसको सैलरी मिल रही है, तो आपको कानून पता होगा तो आप ध्यान रखोगे ना फॉलो हो रहा है कि नहीं।
तो यही चीज़ यहाँ पे हम CS के कोर्स में पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा फोकस लॉ वाले सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा होगा, बिकॉज वही चीज़ हमें प्रैक्टिस में फॉलो करनी है। ये स्कूल सिलेबस नहीं है कि हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम आने वाली है, वो जो थॉट नहीं आता था आपके माइंड में, वो थॉट यहाँ पे नहीं आएगा। या जो कुछ भी आप पढ़ोगे ना, आपको प्रैक्टिस में वही इंप्लीमेंट करना है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए सोच समझ के वो सिलेबस रखा जा रहा है, ठीक है। तो लॉ वाले सब्जेक्ट्स ज़्यादा होना गलत बात नहीं है, लेकिन मिथ ये है कि रट्टा मारना पड़ता है। दैट इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन इन स्टूडेंट्स माइंड। मुझे इतना बुरा लगता है सुन के कि यार क्या सुन के आ जाते हो, कहाँ से सीख के आ जाते हो, रट्टा लगाना पड़ता है। कौन बोलता है रट्टा लगाना पड़ता है? देखो, आपको मैं अगर कोई कानून समझा रहा हूँ कि कानून में ऐसा है, अब अगर टू व्हीलर पे निकलते हो ना, तो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, वो बोलता है कि हेलमेट पहन के निकलना है, और आपके पास PUC होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास गाड़ी के पेपर होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, ये कानून है। अब इसमें रट्टा क्या मारना है, ये मैंने आपको समझा दिया, आपके समझ में आ गया। अब ये पेपर पे लिख के देना है तो दे सकते हो क्या पॉइंट वाइज, कि हाँ हेलमेट चाहिए, PUC चाहिए, लाइसेंस चाहिए, गाड़ी के पेपर चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख के दे सकते हो क्या? नंबर प्लेट होनी चाहिए, ठीक है, RTO की जो ऑथोराइज्ड है वो। तो ये चीज़ जो है अगर मैंने आपको समझा दी, तो आप अपने वर्ड्स में एक प्रॉपर इंग्लिश में या हिंदी मीडियम अगर आप ऑप्ट कर रहे हो, तो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको उसको ग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देना है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि जैसा बुक में लिखा है वैसे का वैसा सेम पैराग्राफ लिखो, ऐसा इंस्टीट्यूट डिमांड करता ही नहीं। तो पहली बात जो मिथ है आपके माइंड में कि क्यों हम CS करें, तो स्कूल में बच्चों में डिबेट हो जाता है ना, 12th वाले बच्चे होते हैं ना जो बोले इसका तो लर्निंग पावर बहुत अच्छा है। लर्निंग का कोई पावर होता है? तो बोले रट्टा मारने का पावर बहुत अच्छा है, तू CS कर ले, तेरा तो मैथ्स में दिमाग अच्छा चलता है, स्टैटिस्टिक्स में दिमाग अच्छा चलता है, तू CA कर ले। दैट इज नॉट द बेस टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर CS और CA और CA में। आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आप लॉज पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, देन गो फॉर CS। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड टैक्सेशन, जो आपने 11th-12th में बेस सीखा है, आपको उसमें ज्यादा मजा आता है, और आपको लगता है कि ये काम आप जब आगे करेंगे ना अकाउंट्स मेंटेन करने का, तो यू विल बी डूइंग इट हैप्पीली, और आपको उसमें थकान महसूस नहीं होगी, आपको मजा आएगा, देन गो फॉर इट। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पैसा दोनों में है, प्रोग्रेस दोनों में है, अपॉर्चुनिटीज दोनों में है, आप क्या करना चाहते हैं आपको डिसाइड करना है। तो वो दैट इज, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 2 क्राइटेरिया है। एक है आपका पैशन, आपको किस चीज में मजा आ रहा है, और क्या उसमें अच्छा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोनों चीजें देख के आपको आगे बढ़ना है। तो दोनों फील्ड्स अलग अलग हैं। CS में जो मिथ है ना कि रट्टा मारना पड़ता है, वर्ड टू वर्ड लर्न करना पड़ता है, मैं मेरे स्टूडेंट्स को नहीं बोलता हूँ कि आप लर्न करो। जो देख भी रहे हैं आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि मैंने कभी आपको ये बोला नहीं है कि ये चीज़ तो रट लो, ऐसे ही होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत रेयर निकलता है। मतलब वो 100% चीज़ें पढ़ने पे अगर 1 या 2 निकलती है तो वो किसी भी सिलेबस में हो सकती है, बट मेजोरिटी चीज़ें आपको बिना समझाए रटा दी जाए ऐसा तो कभी होगा भी नहीं। क्योंकि एक सब्जेक्ट यहाँ पे CS में, जैसे कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है, 800 पेज की इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है, ठीक है। मैं अगर मेरे नोट्स बना के देता हूँ ना, तो रिपीटेशन होता है थोड़ा बहुत है नॉट, तो वो काट के भी 500 550 पेज की बुक बन जाती है। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि 500 पेज एक जैसा वर्ड टू वर्ड रट के लिख के आओ, वो पॉसिबल ही नहीं है। इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस आपको उस फॉर्मेट में नहीं पूछता है कि सेम टू सेम, जैसे टेक्स्ट बुक के एंड में क्वेश्चंस नहीं होते, एक्सरसाइज होती है, कोरोलरी होती है, उसमें से पूछ लिया और आपने सेम टू सेम लिख दिया, वैसा होता ही नहीं है। वो आपको केस बना के पूछेंगे, एक सिचुएशन देंगे, एंड यू हैव टू कमेंट ऑन दैट कि जो कानून में लिखा है वो समझाओ और उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन होगा वो बताओ। तो यू हैव टू गिव द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन प्रोविजंस। तो कहीं ना कहीं अपने वर्ड्स ही लिखने। तो ये मिथ आप निकाल देना कि आपको रट के लिखना पड़ेगा, एज इट इज लिखना पड़ेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कोई भी यहाँ पे कंडीशन इंस्टीट्यूट की तरफ से तो नहीं। तो ये सेकेंड लेवल पे आपके 8 पेपर्स हो गए, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। मॉड्यूल 1 में जनरल लॉ है, इसके बाद इन्होंने इनकम टैक्स GST की बात की है, इसके बाद उन्होंने कंपनी लॉ की बात की है, फिर बिजनेस सेटअप कैसे करते हैं उसके प्रोसीजर समझाएंगे आपको, उनकी बात की हुई है। अगर आप सेकेंड ग्रुप में देख रहे हैं तो यहाँ पे अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है, MCQ बेस्ड है। प्रैक्टिकल्स को उन्होंने MCQ रखा है तो बहुत ज़्यादा उसमें बर्डन नहीं आता है। सिक्योरिटी लॉ में पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में आपको डिटेल सिखाते हैं तो इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है वो। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ है, उसके अंदर फैक्ट्रीज, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब चीज़ों के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज, कंपटीशन, फेमा के रूल्स, ये सब पढ़ाए जाते हैं। अगेन इंटरेस्टिंग हो जाता है। लास्ट में इसमें आएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी MCQ बेस्ड है। तो स्ट्रेटेजी पढ़ने में इतना मजा आता है। बड़ी बड़ी कंपनियां कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी लगा के अपना सेल बढ़ाती है, वो सब चीज़ें हम सीखते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बोरिंग है, आप कुछ नॉलेज अटेन करेंगे, एवरी लेक्चर में कुछ नया सीखेंगे जो आपको आज तक नहीं पता था। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो CA हो या CS हो या CMA हो।
तीनों इक्वली रिस्पेक्टफुल है, ये चीज़ का आपको ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हुई होगी। पासिंग क्राइटेरिया वही है, पर सब्जेक्ट आपको 40 मार्क्स लाने होते हैं और ओवरऑल 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो आप 50% ही मान के चलो। आप दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हो, 4-4 सब्जेक्ट्स करके भी अपीयर कर सकते हो। जो एक फुल टाइम स्टडीइंग स्टूडेंट है, जिसके पास पढ़ाई के अलावा अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आई सजेस्ट कि आपको 8 पेपर एक साथ देके उसको खत्म करना चाहिए, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो एक बार आपने एंट्रेंस टेस्ट अपीयर किया सपोज मई या जुलाई में, देन आप अगले साल जून 2021 में यू कैन गो फॉर एग्जीक्यूटिव एग्जाम एंड अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स एंड क्लियर देम। अगर दिसंबर में अभी देने जाओगे 20 में, तो आप एक ही ग्रुप दो तो ही सेफ है, क्योंकि 4 महीने के गैप पे आप 8 पेपर तो प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, वो नहीं होगा। अच्छा, अब सपोज हमने जून 21 में एग्जीक्यूटिव दे दिया, हमने क्लियर कर लिया, अब क्या है, तीसरा लेवल आएगा, वो है प्रोफेशनल लेवल, दैट इज द फाइनल लेवल। वो भी एक साल के गैप पे आ जाएगा। जून 2022 में आप फाइनल एग्जाम दे के उसको क्लियर कर सकते हैं। उसमें 9 पेपर्स होते हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए उन्होंने। ये पेपर्स हैं, गवर्नेंस की बात होगी, कॉर्पोरेट फंडिंग की बात होगी, मर्जर अमालगमेशन की बात होगी, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात होगी, एडवांस टैक्स आएगा, कस्टम्स, जीएसटी, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये सब चीज़ें रहेंगी। 2 सब्जेक्ट्स तो उन्होंने ओपन बुक रखे हैं, मतलब आप बुक में देख के आंसर ढूंढ के भी लिख सकते हैं। इफ़ यू नीड हेल्प यू कैन रिफर द बुक। तो एक में तो केस लॉ आते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी केसेस आते हैं, उसका आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप होगा, आपको केस के बेसिस पर डिसीजन देना होगा। और एक ओपन बुक सब्जेक्ट जो आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो यू गेट चॉइस ऑफ फ्यू सब्जेक्ट्स, और उसमें से आप सिलेक्ट करें जो पसंद है, उसी में से पेपर आएगा और आप वो बुक लेके जा सकते हैं और वो बुक में से देख के भी लिख सकते हैं। तो वो भी आपको वहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है। तो 9 में से 2 पेपर इस तरीके के ओपन फॉर्मेट वाले हैं, बाकी के 7 पेपर्स रेगुलर सब्जेक्टिव हैं। इसमें कोई एमसीक्यू पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पे पूरा एक क्राइटेरिया जो है वो आपको दिया हुआ है एग्जाम्स का। तो 2.5 साल के अंदर एक स्टूडेंट सीएस का एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकता है। तो दैट इज बेसिक पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें आगे फ्यूचर क्या है, तो एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है सीएस का, मतलब वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी साथ साथ में दे रहे हैं, सिर्फ बुक नॉलेज नहीं दे रहे। तो ये रूल रखा है, अभी अभी काफी चेंजेस हुए हैं ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में, पहले कम था, अभी बढ़ा दिया है। एंड दे आर लाइक कि यू नीड टू गेट योर सेल्फ ट्रेन्ड फॉर 24 मंथ्स, ठीक है। 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। अब वो ट्रेनिंग आप एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल की पढ़ाई के साथ साथ शुरू कर दें, या प्रोफेशनल खत्म करके एक बार डिग्री लेके स्टार्ट करें, वो आपकी चॉइस है। मेरे हिसाब से आई सजेस्ट कि आपको एक बार एग्जीक्यूटिव और फाइनल दोनों खत्म करके फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ फुल डे जॉब। आपको किसी सीएस के ऑफिस में या कोई कंपनी में जाके एज एन एम्प्लॉय, एज ए ट्रेनी काम करना है फुल डे, और आपको वहाँ पे काम सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। आप ये नहीं बोल सकते कि पढ़ाई है तो भाई हम थोड़ा 1-2 घंटा काम करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इफ़ यू डोंट गेट टाइम अलॉन्ग विद योर कोचिंग एंड स्टडीज, देन इट इज़ प्रेफरेबल कि आप फाइनल के बाद भी कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो 2 साल आप जब काम सीखेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, यू विल बी ऑलरेडी इन टू द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, प्लस वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी अच्छी मिलेगी आपके सिटी के हिसाब से, तो आप अपने एक्सपेंसेस तो एटलीस्ट निकाल सकते हैं। और जैसे ही आपकी वो ट्रेनिंग खत्म होगी, मोस्ट प्रोबेबली तो ये होता है कि जहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं वहीं पे वो लोग ऑफर कर देते हैं, भाई हमने ही सिखाया 2 साल काम, तो हमारे यहीं ज्वाइन कर लो, आपको जो स्टाइपेंड देते थे अब सैलरी दे देंगे, नेगोशिएट कर लेते हैं। आपको कहीं और जाना है तो अब इंस्टीट्यूट ने कैंपस प्लेसमेंट की भी फैसिलिटी स्टार्ट की है, वो आपको प्लेसमेंट करवा के देंगे। जो कंपनीज इंस्टीट्यूट में अप्लाई करके रखेंगी और जो सीएस बनेंगे उनको मिलवा के उनका कैंपस प्लेसमेंट करवा के देंगे, तो वहाँ से भी कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे। प्लस जो 2 साल आपने ट्रेनिंग की है, ऑफिस में काम किया है, वहाँ से भी आपके कॉन्टैक्ट्स बन गए होंगे। तो आप उस तरीके से भी अप्लाई करके एज अ सीएस कहीं पे अपॉइंट हो सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो वहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। तो इतना पार्ट तो आपका जो स्टडीज़ के साथ है वो हुआ। अब आगे अगर हम बात करें तो 2 चीज़ें हैं, एक है कि सीएस खत्म होने के बाद या सीएस खत्म होने के साथ साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं कि नहीं, ये भी एक पॉइंट स्टूडेंट्स के माइंड में एक कॉमन कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, कि सर 12th के बाद सीएस कर लेंगे तो बीकॉम बीबीए क्या करें या ना करें, हो पाएगा साथ में? डेफिनेटली हो पाएगा। 12th के बाद आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री तो करनी ही है, करनी भी चाहिए। सिर्फ सीएस के भरोसे तो आप चल नहीं सकते, बिकॉज यहाँ अटेम्प्ट लगने वाला चक्कर हो जाता है, तो कभी कुछ इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम है। एक बैचलर डिग्री आप साथ में करो, प्रेफरेबल रहता है कि आप बीकॉम साथ में करें, तो क्योंकि थोड़ा सा बेस सेम है, सब्जेक्ट्स भी सिमिलर रहते हैं, और बीकॉम में जो आपको एक्सपोजर मिलता है ना वो ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें भी आप अकाउंट्स, फिनांसिंग, टैक्स, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं, ऑडिटिंग पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें आप सीएस में भी पढ़ते हैं।
तो बहुत जगह आपके सब्जेक्ट सिमिलर होने से आपका बर्डन कम हो जाता है कि हम 2 एग्जाम दे रहे हैं, 2 डिग्री मिल रही है, लेकिन प्रिपरेशन एक ही करना पड़ रहा है। एक प्लस पॉइंट वो है। अच्छा, बीकॉम के अलावा बीबीए कर सकते हैं, वो भी इशू नहीं है, लेकिन बीबीए में पूरा मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, वो भी थियोरेटिकल होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल कम हो जाता है, एंड देन आपको उसके लिए थोड़ा सेपरेटली टाइम देना पड़ेगा। दैट इज द ओनली मैटर ऑफ फैक्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं बीबीए ही करना है फॉर एनी रीजन, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा देना पड़ सकता है, उतना ही फर्क पड़ेगा। दिन का 1-2 घंटा ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी फॉर बीबीए। सीएस में तो उतना ही एफर्ट करने, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट थोड़े से कम हो जाते हैं, इतना जनरली देखा गया है। एक मिथ ये है अगेन कि सीएस जो है उसके साथ हम बीबीए कर रहे हैं, और बीबीए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाद में एमबीए करना है। तो पहली चीज़ तो एमबीए करने के लिए बीबीए करना ज़रूरी नहीं होता, आप बीकॉम करके भी एमबीए कर सकते हैं। सीएस करने का एक फ़ायदा ये है कि 2.5 साल के अंदर ये खत्म हो जाएगा 12th के बाद, और ग्रेजुएशन तो मिनिमम 3 इयर्स का होता है, तो यू कैन कंप्लीट अ प्रोफेशनल डिग्री बिफोर यू आर अ ग्रेजुएट। बीकॉम या बीबीए खत्म होने से पहले आप सोचो एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है, ठीक है, तो एट पार हो गया ना। मैं ऐसा भी मान लेता हूँ कि बीकॉम और सीएस 3 साल में आपने साथ में खत्म कर लिया, या बीबीए और सीएस साथ में खत्म कर लिया, तो आफ्टर दैट यू हैव स्टिल टाइम लेफ्ट टू परस्यू एनी मास्टर्स डिग्री ऑल्सो, ठीक है। वो मास्टर्स डिग्री जो आपको करनी है, दैट कैन बी एमबीए, दैट कैन बी एमकॉम, दैट कैन बी एलएलबी, और एनी अदर कोर्स विच यू वांट टू परस्यू। इट कैन इवन बी सीएमए। सीएमए का क्यों बोल रहा हूँ उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। तो आप सीए भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट सीए में एंट्री मिलती है, तो सीए का कोर्स भी करना पॉसिबल है, सारे ऑप्शन ओपन रहते हैं। बीकॉम करने का एक प्लस पॉइंट ये है कि बीकॉम करने के बाद आपके पास सीएस के साथ साथ बीकॉम के बाद एमबीए का ऑप्शन तो ओपन है। सपोज तब आपको एमबीए करने का टाइम नहीं है, मन नहीं है, आप एमकॉम भी कर सकते हैं, तो मास्टर्स डिग्री तो हो जाएगी, बट बीबीए के बेसिस पे एमकॉम नहीं होगा। बीकॉम के बेसिस पे मास्टर्स के सारे ऑप्शन ओपन होते हैं, बट बीबीए लेने से आपने अपने आप को एमबीए में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो बीकॉम लेने का एक बेनिफिट आपको 3 साल तक मिलता रहेगा कि सीएस के साथ सब्जेक्ट्स कॉमन रहेंगे और आप थोड़ा कन्वीनियंटली उसको परस्यू कर पाएंगे। और बीकॉम खत्म होने के बाद आपके पास सारे दरवाजे खुले हैं, आप उसके बेसिस पे एलएलबी में जाओ, आप उसके बेसिस पे एमकॉम में जाओ, आप उसके बेसिस पे एमबीए में जाओ। बिकॉज एमबीए का एडमिशन बीबीए पे डिपेंड नहीं करता है, एमबीए का एडमिशन डिपेंड करता है एंट्रेंस एग्जाम पे, जैसे कैट और ये सब एग्जाम्स होती है, बहुत सारी अलग अलग कॉलेजेस की अपनी खुद की भी एग्जाम्स होती है, तो उसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी होती है। और वो जनरली स्टूडेंट्स 3rd ईयर में स्टार्ट करते हैं जब कॉलेज में होते हैं। तो एमबीए इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। It does not depend on the graduation which is done in BBA. It can be done in BCom also. CS के साथ बच्चे LLB प्रेफर करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है और कंपनीज को भी अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे अच्छा लगने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनीज के लिए एक प्रेफरेबल कॉम्बो है अगर एक स्टूडेंट CS और LLB दोनों साथ साथ में कर रहा है। तो क्यों ये अच्छा है, क्योंकि मतलब CS के बाद भले करे, क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों में लॉ वाले सब्जेक्ट्स हैं। आपने जो CS में पढ़ा ना वो आपको LLB में थोड़ा डिटेल में मिलेगा, बट बेस वही रहेगा। तो जिसको लीगल काम आता है और जिसने CS भी किया हुआ है हमारी कंपनी में आएगा, दोनों मैटर देख लेगा। भाई आप सैलरी ना 100 के बदले 150 ले लेना, काम हम आपसे 200 का करा लेंगे, आपको भी गम नहीं है हमें भी नहीं है, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। दैट इज अ प्लस पॉइंट। इसलिए लोग कहीं ना कहीं जो है CS के बाद LLB का ऑप्शन भी सिलेक्ट करते हैं। CS इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स प्लस लॉ। तो अगर आप CS के बाद LLB में जाते हैं तो आप लॉ के साथ जा रहे हैं, आप CS के बाद अगर MBA में जाते हैं तो आप मैनेजमेंट के साथ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें एक ही शेल का हिस्सा है, तो इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं। तो आपके फिर चॉइस पे होगा, आपके इंटरेस्ट पे होगा, आप जो करना चाहें। तो CS के बाद MBA करना भी उतना ही अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज अगेन CS इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड टर्म, ठीक है, जो वहां पे काम लगने वाला है उसकी डिग्री है। MBA भी कॉर्पोरेट्स में ही काम करते हैं। तो अगेन आपकी क्वालिफिकेशन में एक ही स्ट्रीम में वैल्यू एडिशन होगा। एक इंसान अगर डॉक्टर है और साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों का आपस में मेल नहीं, लेकिन अगर एक इंसान CS है प्लस वो MBA है तो वो कनेक्टेड एक ही फील्ड में जा रहा है, और CS और LLB है तो भी वो सेम फ्लो में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट वाली बात हो जाएगी। तो क्लियर है आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं कि सर ग्रेजुएशन के साथ होगा या नहीं, ग्रेजुएशन करें तो 12th के बाद BCom करें या BBA करें, क्या करना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। तो उन पॉइंट्स पे मैंने बात की। तो आपके माइंड में अब ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि CS का कोर्स है क्या, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने ड्यूरेशन में ख़त्म होता है, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है, स्टाइपेंड मिलता है, उसके बाद जॉब प्लेसमेंट कैसे होता है, तो वो आपको मैंने बताया। ग्रेजुएशन के बारे में पूरी डिटेल्स पे हमने बात की। इसके बाद आगे और क्या पॉइंट्स हम है जो डिस्कस कर सकते हैं जिसमें आपकी क्वेरी जनरली रहती है, सर वर्क स्कोप क्या रहेगा, एक CS काम क्या करता है,
कहाँ कहाँ वो काम कर सकता है, उसके पास क्या वर्क ऑप्शंस हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एज अ कंपनी सेक्रेटरी एक मिथ और है स्टूडेंट्स में, तो बोले सर इतने सारे लोग सीए करते हैं, इतने सारे लोग सीएस करते हैं, सबको थोड़ी ना काम मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है, कोई भी सीए और कोई भी सीएस या हर सीए या हर सीएस या हर सीए में एक ही काम नहीं करता है, ठीक है। सारे जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं पूरे इंडिया में मोर देन 50,000 मेंबर्स हैं, और बाकी जो लोग सीएस बन चुके हैं वो भी कुछ 2 लाख के अराउंड है। तो सारे सीएस क्या सेम ही काम कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, वो एक एक सब्जेक्ट अपने आप में एक प्रैक्टिसिंग फील्ड है जिसमें आप फ्यूचर में काम करेंगे, ठीक है। जैसे आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा सिक्योरिटी लॉ, सिक्योरिटी लॉ में आपने पढ़ा लिस्टेड कंपनीज के बारे में जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, तो उनके कंप्लायंसेस तो फॉलो करने पड़ते हैं। स्टॉक मार्केट को हर चीज टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, रिटर्न्स फाइल करना, उनकी कोई क्वेरी आती है तो एक्सप्लेनेशन देना, वो सब होता है। तो एक सीएस जिसको ये काम अच्छा लगता है, जिसने ट्रेनिंग में ये सीखा, वो क्या करता है, उसी को अपनी फील्ड बना लेता है कि मैं लिस्टेड कंपनी का काम बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं सीख चुका हूँ, मैं यही करूंगा। तो जो एक सब्जेक्ट था ना छोटा सा, वो आपकी अब फुल टाइम कोर प्रैक्टिसिंग फील्ड है। कंपनीज एक्ट एक सब्जेक्ट है, लोग कंपनी लॉ के केसेस में ही प्रैक्टिस करते हैं पूरा साल, तो उनको बाकी काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक सीएस कंपनी लॉ को संभाल रहा है, एक सीएस लिस्टेड कंपनी का काम देख रहा है, एक सीएस अनलिस्टेड कंपनी का काम देख रहा है। अच्छा, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उनके ऊपर अभी एक्ट अप्लाई होता है रेरा, ठीक है, दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2016, ठीक है। तो रेरा के जो लॉज हैं वो एक कॉर्पोरेट एंटिटी जो कंस्ट्रक्शन में है उनको फॉलो करना पड़ता है। बिल्डर्स को थोड़ी ना पता है रेरा में क्या पास हुआ है, किसको पता है? सीएस को पता है। सीएस को हायर करेंगे, सारे लीगल मैटर्स वो देखता रहेगा। हो गई एक फील्ड, रेरा आपके सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर है और ये आपकी पूरी लाइफ टाइम की एक फील्ड बन जाने वाली है, एक्सपर्टीज बन जाने वाली है। दैट इज द डिफरेंस। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एक कंपनी को बनाना हो ना, फॉर्म करना हो, तो भी सीएस चाहिए। एक कंपनी को बंद करना हो ना, तो भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया, उसमें भी सीएस चाहिए। प्रोफेशनल के तौर पे वही काम करेगा। कंपनी को वाइंड अप करना हो तो बेस्ट ऑप्शन आज की डेट में सीएस के बारे में लोग डिमांड करते हैं कि भाई कंपनी लॉ के बारे में किसको पता है, कंपनी सेक्रेटरी को उसको बुलाओ, बोलो भाई कंपनी बंद करनी है, नुकसान में जा रही है, हमसे नहीं चलाई जा रही, तो वाइंडिंग अप के प्रोसीजर कर दे, तेरी फीस ले ले, कमा रहे हो ना। तो सारे ऑप्शन आपके पास हैं। कंपनी बनाना, कंपनी मेंटेन करना, कंपनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, कंप्लायंसेस फुलफिल करना, कंपनी को बंद कर देना। तो उसके बर्थ से लेके उसके वाइंडिंग अप तक सारे प्रोसेस में आपका इन्वॉल्वमेंट सबसे प्रायोरिटी पे होगा, ठीक है। इवन कंपनी लॉ में, एक्ट में, पार्लियामेंट के जो कंपनी के सबसे की इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं ना, केएमपी बोलते हैं, की मैनेजरियल पर्सन, उसमें सीएस का नाम लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, जहां पे बाकी किसी प्रोफेशनल का नाम हाईलाइट नहीं किया है। तो इतना इंपॉर्टेंस खुद कानून में आपको दिया गया, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिक्योरिटी मार्केट, रेरा मैंने बोला, इंसॉल्वेंसी कोड मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप बाद में जैसे जॉब का एक्सपीरियंस आपने ले लिया 2 साल, 5 साल, 10 साल, इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिसिंग फर्म एज वेल एज अ प्रोफेशनल एंड एज एन ओनर, ठीक है। तो आपको जॉब नहीं कंटिन्यू करना हो तो यू हैव दैट ऑप्शन ऑल्सो। अब उसमें ये होगा कि कंपनी के जो कंप्लायंस वर्क है उसमें रहता है कि ऑडिटिंग करवाना है कंप्लायंस का, उसमें ये है कि कंपनी के रिटर्न्स भरवाने हैं, उसमें ये होगा कि कंपनी को एक आउटसाइडर सीएस का सर्टिफिकेट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, तो वो सब कौन बना के देगा? आप ही दोगे। फॉर्म्स भरने होते हैं आरओसी में, हर फॉर्म के पैसे चार्ज करते हैं सीएस कि भाई ये फॉर्म भरना है तो मैं 500 लूंगा, ये फॉर्म भरना है 1000 रुपये लूंगा, ये फॉर्म भरना है तो 5000 रुपये लूंगा, और ऐसे उसके बाद 500 क्लाइंट है जिनके 10-10, 20-20 फॉर्म भरने हैं। तो आप सोचो साल का टर्नओवर कितना होगा। तो दैट इज अ गुड ऑप्शन जहाँ पे आप अपना खुद का ऑफिस भी सेटअप कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, रिलायंस को सीएस की जरूरत नहीं है क्या? टीसीएस को नहीं है क्या? विप्रो को, महिंद्रा को, कोटक को, ये सबको सीएस की जरूरत नहीं है क्या? इन सब का काम ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बिना चलेगा, ना कंपनी सेक्रेटरीज के बिना, ना कॉस्ट अकाउंटेंट्स के बिना। समझ में आ रहा है? कॉस्ट अकाउंटेंट्स का काम मेजरली कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ज्यादा है और बाकी सेक्टर्स में कंपेरेटिवली कम है, तो उनका सिलेबस उतना ही है लेकिन वर्क स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है। इसलिए मैं उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, इससे आपको ये पता चला होगा कि वर्क स्कोप कितने डायरेक्शंस में एक कंपनी सेक्रेटरी के पास होता है। तो जो मिथ है ना कि सब लोग एक ही काम करते हैं, क्या सारे डॉक्टर सेम काम करते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। अगर कोई सर्जन है, कोई एमबीबीएस है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई डेंटिस्ट है, कोई हड्डियों का डॉक्टर है, कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट है,
तो है ना, अलग अलग कैटेगरी के, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, तो डॉक्टर्स में भी तो ऐसे कैटेगरीज होती हैं। सेम कैटेगरीज कंपनी सेक्रेटरी में भी होती है, लेकिन वो ब्रैकेट में लिखे नहीं जाते कि भाई कंपनी सेक्रेटरी फॉर कंपनी लॉ, कंपनी सेक्रेटरी फॉर सिक्योरिटी लॉ, ऐसा मेंशन नहीं करते, बट प्रैक्टिकली काम उस तरीके से होता है। तो यहाँ तक आपकी सारी क्वेरीज जो है वो कंप्लीट हो गई होंगी, और जो भी क्वेश्चंस थे आपके जितने मेरे ध्यान में थे यहाँ पे मैंने आपको समझा दिए हैं। जो एग्जाम्स हैं एग्जीक्यूटिव के और प्रोफेशनल के, वो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के साथ क्लैश नहीं होते हैं। ये भी एक डर होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर अभी तो जून आ गया, दिसंबर आ, मतलब मार्च में एग्जाम होंगे हमारे, अप्रैल में होंगे, सितंबर में होंगे, अक्टूबर में, पूरा साल एग्जाम ही चलते हैं, तो सीएस की पढ़ाई और एग्जाम कब देंगे हम। सीएस के एग्जाम्स होते हैं जून में, दिसंबर में, ठीक है, सेकंड और थर्ड लेवल के। जून और दिसंबर में कोई यूनिवर्सिटी की एग्जाम इंडिया में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये लोग यूनिवर्सिटीज के साथ डिस्कशन करके उसके बाद ही एग्जाम सेटअप करते हैं। वो थोड़ी चाहते हैं कि एक ही दिन पे दोनों का एग्जाम हो तो बच्चे दे ही नहीं पाए, तो इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा। तो इवन दे वांट कि आप प्रोफेशनल कोर्स करें, तो एग्जाम्स की जो डेट्स हैं वो उस हिसाब से ही मैनेज की जाती है कि आप अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करके अपना एग्जाम प्रॉपरली दे पाए। तो कोई डरने की बात नहीं है। आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम, कॉलेज का एग्जाम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा अगर आप पहले से प्लान करके दे रहे हैं। इजीली यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जाम्स। अप्रैल में कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, यू हैव मे, एंड देन जून में एग्जाम आती है सीएस की, क्या प्रॉब्लम है। नवंबर तक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो ही जाते हैं जो मिड सेम आती है। आप दिसंबर के अंदर सीएस अपेयर कर सकते हैं, वो भी लास्ट वीक में होता है 2021 दिसंबर के आसपास। तो पूरा दिसंबर का भी 20 दिन आपको पढ़ाई करने को मिल रहा है। तो डरे बिना आप आराम से प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने स्टूडेंट से ही सुने, जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। तो आई थॉट कि एक बार आपके साथ ये सारी चीज़ें जो है मैं डिस्कस कर लूँ, और फिर आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। इतना सुनने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी अभी रह गई है, कोई पॉइंट मैंने स्किप कर दिया है, तो आप कमेंट करो। मैं वीडियो के साथ आपको कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे है ही, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसमें रिप्लाई करके भी आपकी जो क्वेरीज हैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ सीएस के बारे में बता रहा था। अब सीए और सीएमए के बारे में भी स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहता है कि तीनों कोर्सेज में से अच्छा कौन सा है। अब अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सभी अच्छे हैं, तीनों कोर्स अच्छे हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, पार्लियामेंट के एक्ट से ही तीनों बने हैं, तो बुरे क्यों होंगे। तो तीनों अच्छे हैं, तो ऐसा तो नहीं बोल सकती ये बुरा है ये अच्छा है। वर्क स्कोप का फर्क है। सीए में मैंने आपको बोला कि सीए का जो कोर्स है उसमें आपके अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेस, कॉस्टिंग, ये सब सब्जेक्ट्स पे थोड़ा फोकस ज्यादा रहता है, टैक्सेशन पे। सीएस में लीगल मैटर्स पे, लॉज पे फोकस ज्यादा रहता है। सीएमए में कॉस्टिंग, रिकॉर्ड्स पे, कॉस्ट ऑडिट पे फोकस ज्यादा रहता है। तो उसका वर्क स्कोप मतलब एक इन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग हो गया, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सीए और सीएस का सिलेबस सेम नहीं है, बट सीए और सीएमए का सिलेबस में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी इन द सेंस, सीएमए एक ऐसा कोर्स है जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बट उसका वर्क स्कोप उतना वास्ट नहीं, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं सीए करूं या सीएमए करूं, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि पहले सीए प्रेफर कर। क्यों ऐसा? पढ़ना उतना ही है, सीए के पास चॉइस 10 काम करने की ज्यादा है, तो क्यों ना फिर हम ग्रोथ की तरफ जाएं। आप सीए करके फिर सीएमए के लिए एग्जाम्स अपियर कर लो, डिग्री पूरी कर लो, कोई इशू नहीं। सीएस और सीएमए में भी इंस्टीट्यूट्स का टाई अप है, ये मैं आपको खास बता रहा हूँ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपके पास बैचलर्स और सीएस करने के बाद ऑप्शंस में एमबीए भी है, एमकॉम भी है, एलएलबी भी है और सीएमए भी है। सीएमए मैंने इसलिए बोला कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज के इंस्टीट्यूट्स का टाई अप है। अगर आप सीएस बन चुके हैं और आप सीएमए के एग्जाम्स अपियर करते हैं तो आपको सारे पेपर्स नहीं देने पड़ते। सीएमए के 3 लेवल पे मिला के टोटल 20 पेपर्स हैं, आपको सिर्फ 10 देने पड़ते हैं। यू कैन अचीव अ डिग्री ऑफ सीएमए। उल्टा भी है, आप सीएमए करके सीएस करेंगे तो भी सेम प्रोसीजर है। तो गो फॉर वन कोर्स सीएस सपोज एंड देन कंप्लीट इट, एंड ऑन दैट बेसिस अभी आपका सीएस जल्दी खत्म होता है, 2.5 साल में हो जाएगा। सीएमए में उसके कंपैरिजन में टाइम 6 महीना ज्यादा लगेगा। तो बेटर है आप पहले सीएस कर लो, डिग्री खत्म करो, साथ साथ में सीएमए का एग्जाम दे देना। आधे सब्जेक्ट सिमिलर होंगे, 1-2 सब्जेक्ट नए होंगे, तो खाली उसी पे मेहनत करनी है, और टच में रहोगे तो फटाफट आप काम खत्म कर सकते हो। तो ये प्लान तरीके से आप मल्टीपल डिग्रीज अचीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद भी ऐसे ही किया है। मैंने लास्ट 8 ईयर्स जब पढ़ाई की तो इन दैट आई कंप्लीटेड माई बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, सीएमए। राइट नाउ आई जस्ट अप्लाइड फॉर एमबीए, बट लॉकडाउन की वजह से वो एग्जाम जो है डिले हो गया। तो एमबीए के लिए भी मैंने अभी स्टार्टअप किया हुआ है। तो आप अगर प्लान करके प्रिपरेशन करो तो मल्टीपल क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जितने पॉइंट्स मेरे माइंड में थे एक बार मैंने आपको समझा दिए हैं। एक और वीडियो मैं साथ में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ,
उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 12th कंप्लीट किया है, थोड़ा एक मोटिवेशन की भी रिक्वायरमेंट है और एक प्लानिंग की भी रिक्वायरमेंट है। वो मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो सब एक साथ मिक्सअप हो जाएगा, वो मैसेज कन्वे नहीं होगा। ऑलरेडी हमने इतनी बात कर ली है। तो दिस वॉज अबाउट अ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स एंड द रिमेनिंग टॉपिक्स वट एवर इज देयर अबाउट हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट द स्टडीज, ठीक है। तो वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आप इसके साथ साथ में, अच्छा, इस वीडियो को आप शेयर करना, आपके कोई कॉन्टैक्ट में हो जिसको सीएस के बारे में कन्फ्यूजन है, आपने देखा, आपको अगर अच्छा लगा जो मैंने पॉइंट्स बताया, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ पास इट ऑन टू देम और आप लिंक शेयर करिए उनको और उनको भी बोलिए कि आप देखो और इस बारे में समझो। और जो भी क्वेरी है आप चैनल पे पूछ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ। किसी को कोई क्वेरी है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। एज अ ट्यूटर मेरा काम है आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना एंड आई विल बी हैप्पी फॉर दैट कि अगर मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ और उससे आपका थोड़ा बहुत भी फायदा हो सके तो आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प। तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो और जितना भी अपना टाइम है उतना आप यूटिलाइज करो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड होप यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू।